नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सवदत्ती यलहंका कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार सावरकर जी का अपमान करती है, उनको इतिहास मालूम नहीं है। राहुल बाबा, आप 10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर जी के बलिदान के 10वें भाग जितना भी नहीं कर पाओगे। कांग्रेस मराठाओं की विकास की बात तो करती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। उन्होंने शिवाजी महाराज को भुला देने का भी प्रयास किया है। बेलगावी में आया हूं, मैंने कर्नाटक का माहौल देखा है। आज मैं बेलगावी वालों को बताकर जाना हूं कि 13 तारीख को पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, गत चुनाव में आपने 18 में से 11 सीटें दी थी। अगर आपने 18 में से 18 दी होती तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती और ये कांग्रेस और जेडीएस का अपवित्र गठबंधन न होता। आज मैं बेलगावी वालों को अपील करने आया हूं कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर कर्नाटक को कर्नाटक का सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं आपको कहने आया हूं कि एक डबल इंजन सरकार दीजिए जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को आगे बढ़ाए। एकमात्र ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिनको 2 जन्म टिप की सजाएं अंग्रेजों ने की थी और ये कांग्रेस बार बार सावरकर का अपमान करती। उनको इतिहास मालूम नहीं है। अरे राहुल बाबा, आप सावरकर जी का अपमान करते हो। 10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर के 10वें भाग जितना बलिदान नहीं दे पाओगे। कांग्रेस पार्टी चुनाव आती है तब मराठों का बात करती है, मराठा का विकास करना चाहिए, मराठों का विकास करना चाहिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। शिवाजी महाराज को भुला देने का प्रयास किया, वीर सावरकर को अपमानित। तो वहीं कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के कोपा में सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्नाटका के लोगों के सपने को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा, बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। उन्होंने पुतूर में भी रैली कर जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। एक और जब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है, जब एक और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और स्थितियों में जहां पर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर महिला, हर युवा को प्राप्त हुआ है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जमीनी धरातल पर उठा करके कर्नाटक को भारत के विकास के अभियान का हिस्सा बना रही है। तब कांग्रेस और जेडीएस बैरियर बन करके यहां के डेवलपमेंट को रोकना चाहती है। कर्नाटक वासियों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि असेंबली का ये इलेक्शन कर्नाटक के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए कर्नाटक के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। मैं पूछना चाहता हूं,
कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तब इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि कर्नाटक भारत की एक भावभूमि है। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। एक और जब आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है, एक और जब भारत तो वहीं देश भर में उठ रहे तमाम विवादों के बीच बहुत चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। द केरला स्टोरी को लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द केरला स्टोरी को एमपी में टैक्स फ्री कर दिया है। वही फिल्म द केरला स्टोरी के केरल की उन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया और बाद में सीरिया भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में जो भी हिंसा भड़की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार आवश्यक कार्रवाई और संभावित कदम उठा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। गृह मंत्री जी खुद निगरानी करके जितना भी जरूरी कदम तो उठा रहे हैं। मेरे पास में भी कई फोन आए मुख्यमंत्रियों का, नॉर्थ ईस्ट के और भी लीडर्स का भी मैसेज आया, बातचीत किया। जो संभव कदम
उठाना चाहिए, भारत सरकार के तरफ से उठाया जा रहा है। और बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है जो कम्युनल क्लैश होता है, दो समुदाय के बीच में इस तरह का घटनाएं होते हैं, तो बहुत दुखद घटना। बजरंग दल पर बैन विवाद पर पूर्व सीएम कमलनाथ बोले कि उन्होंने कभी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात ही नहीं की है। और क्या कुछ कहा, ये सीधे सुनाते हैं आपको। बहुत गलत परंपरा है कि कांग्रेस के कार्यालय में हमला करें। आपको याद रखना चाहिए, कल के बाद परसों भी आता है। कर्नाटक में आप बात बोल रहे हैं कि हमने बैन की बात नहीं कही। कर्नाटक में बोल रहे हैं बैन की बात उन्होंने बैन की बात तो कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा था, उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने तो इस पर। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा IOA चुनाव कराने वाला है और एक कमेटी के गठन की बात भी की गई थी, फिर भी वो भी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, साथ ही साथ जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने दे। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में, यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। और ये हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया। और एक एक खिलाड़ी के ऊपर, कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़, ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, IOA वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। FIR दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध, पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा। आर्मी में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के ऑपरेशन को 1 महीने के लिए रोक दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई को ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें एक जवान की जान चली गई थी। इसे देखते हुए आर्मी ने अपने सभी 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले 10 मार्च को नेवी और कोस्ट गार्ड में ध्रुव हेलीकॉप्टर की अपनी फ्लीट के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। दरअसल 8 मार्च को गश्त पर निकले नेवी के ध्रुव हेलीकॉप्टर की मुंबई के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके बाद सेना ने मामले की जांच पूरी होने तक इसकी उड़ान पर रोक लगा दी है। वहीं मुंबई से रेगुलर उड़ान पर निकले भारतीय नौसेना के ALH ध्रुव की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। घटना 8 मार्च को सुबह हुई थी और आपको बताते चले कि जब नौसेना इस हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी, पावर और हाइट की कमी के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर को पानी पर ही उतार दिया। टेक्निकल इसे डीचिंग कहते हैं, यानी पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग करना। तो वहीं गोवा में शुक्रवार को संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी मुलाकात की गई है। मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। वहीं आपको बताते चले कि बैठक खत्म होने के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम कूटनीतिक बिंदु नहीं बन रहे हैं और हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने राजनीतिक कूटनीति रूप से बेनकाब कर रहे हैं और आतंकवाद के पीड़ित के रूप में मैं ऐसा करने का पूरी तरह से हकदार हूं। Consciously reveals a mindset. What does weaponizing something mean? It means that the activity is legitimate and somebody is weaponizing it. So you say you are weaponizing trade, you are weaponizing technology. Somebody says you are weaponizing terrorism, that means they think terrorism is legitimate, that we should not weaponize it. That is normal. Okay. Now, what are we doing?
We are countering ourselves, countering terrorism. We are defending ourselves. We are calling it out. We are exposing it. And some of it is what you saw today. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों के बाद अब नेताओं के व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो गए हैं। बताते चले कि कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। वहीं सीएम बोम्मई ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। सुरजेवाला ने शनिवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो क्लिप सुनाई। उन्होंने दावा किया कि इसमें सुनाई गई आवाज कर्नाटक की चितपुर सीट में बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ की है। क्लिप में खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की बात कही जा रही है। वहीं सुरजेवाला बोले कि मणिकांत राठौड़ पीएम मोदी और सीएम मुंबई का चहेता भी हैं। राठौड़ ने पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर में पार्टी प्रत्याशी प्रियंका खड़गे को जान से मारने की धमकी दी है। पिछले साल 13 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा पर हम डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कैसे सुनिश्चित करें। मैंने एक कमेटी गठित की है। स्वाभाविक रूप से यह समिति समय ले रही है क्योंकि यह हमारे काम का सबसे कठिन हिस्सा है। हम डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में है और जिस क्षण ये पूरा हो जाता है मुझे लगता है कि हमने एक बड़ा कदम हासिल कर लिया है। The digital infrastructure which we intend to create, and which is my next slide, is firstly paperless courts. Second, virtual courts. Delhi has been leading from the front in the creation of virtual courts, particularly in the area of traffic challans, of which we heard a short while ago. The footprint of the paperless courts has to be expanded. Live streaming, which is dependent on a robust cloud infrastructure. Today, most high courts are doing live streaming on YouTube, with the attendant problems which we have been hearing in the earlier part of this presentation this morning by Chief Justice Muralidhar and by Justice Rajesh Bindal. You have these little clips about a judge in the Patna High Court asking an IAS officer as to why he was not appropriately dressed in a suit as opposed to being dressed in only a shirt and a trouser. Or somebody in the Gujarat High Court saying something about, why a lawyer is not ready with her cases. So a lot of funny stuff is going on the YouTube, which we need to control. Because this is serious stuff. What happens in the court is extremely serious stuff. Live streaming that we are doing has a flip side. We as judges need to be trained ourselves because we are now working in the age of social media. Every word which we say in the court is up on the public realm, which we realize when we are hearing the Constitution bench arguments. Very often citizens don't realize that what you say in the course of a hearing of a case is to open up a dialogue. It doesn't reflect what you're going to ultimately decide necessarily in every case. In some cases it may, in some cases... बारिश का मौसम अभी कुछ दिन और बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की है कि 7 से 9 मई तक के बीच बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मोचा एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 4 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। यही नहीं, देश के दक्षिणी राज्य और उत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बेमौसमी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम में बदलाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक इन 3 राज्यों में ओलावृष्टि की आशंका है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।